हेलो एवरीवन। आप लोगों का गैलेक्सी एकेडमी में स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और खुशियां बांटते रहे होंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि आज गैलेक्सी एकेडमी का लोगो कहाँ गया। गैलेक्सी एकेडमी का लोगो दिख नहीं रहा। वो दरअसल क्या है ना कि मेरा आज मूड नहीं है। मैं सोची कि चलो आज मैं साथ सीधे आप लोगों से कनेक्ट किया जाए और सीधे प्रश्न के साथ आते हैं। क्या ख्याल है आप लोगों का, कैसा सोच है? जो भी ख्याल है आप लोग तो बोल नहीं पाएंगे। अपने अपनी बातों को लेकिन अपने एक्सप्रेशन को कमेंट के जरिए आप लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा माध्यम है। चलिए तो हम लोग अपने अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर पहला प्रश्न दिखता ही होगा। चलिए पहला प्रश्न सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न हमारा क्या है? निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची नंबर 1, सूची नंबर 2। रचनाएं, रचनाकार। ए नंबर प्राकृत प्रकाश, बी श्राप का चार, सी प्रबंध चिंतामणि, डी कुमार पाल प्रतिबोध। ठीक है, तो प्राकृत प्रकाश किसकी रचना है? सॉरी 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 सॉरी, प्राकृत प्रकाश एक रचना है, तो रचनाकार कौन हुए? वरुचि जी। ठीक है, प्राकृत प्रकाश, वरुचि, श्रावकाचार, देवसेन, प्रबंध चिंतामणि, जैनाचार मेरुतुंग, कुमार प्रतिबोध, सोमप्रभ सूरी। क्लियर? तो इसका उत्तर क्या होगा? क्या आप लोग जानते हैं इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर है डी नंबर, सॉरी ए नंबर। ए नंबर इसका सही जवाब है। ठीक है। अच्छा, हेमचंद जी जो है यहाँ पर, अच्छा हेमचंद के कौन है यहाँ पे? चलिए हम लोग यहाँ पे लिख ही लेते हैं हेमचंद का। क्या हो रहा है ये? कुमार पाल, सॉरी ये क्या हो रहा है? हम्म, मुझसे लिखने में गड़बड़ हो ही जाती है। मैं यहाँ लिख लेती हूँ, आप लोग समझ जाएंगे उम्मीद करती हूँ। कुमार पाल, ठीक है, चरित। कुछ ज्यादा ही नीचे हो गया ना। मैं भी ना, पता नहीं ये बोर्ड पर कब मैं लिखना सीख पाऊंगी। कुमार पाल चरित, ओके। ई नंबर हेमचंद जिसके हैं, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कहता है? यही सच है कि कहानीकार कौन है? यही सच है, बताइए इसके कहानीकार कौन है? आप लोगों की, हमारी सबकी प्रिय मनु भंडारी जी। कौन है? मनु भंडारी जी। कुछ ज्यादा ही हो गया ना। मनु भंडारी जी, ओके। अच्छा, मनु भंडारी की और कुछ जानते हैं कहानी? मैं हार गई, त्रिशंकु, इसके अलावा इनकी और रचनाएं हैं। मैं हार, नहीं हो रहा, मैं हार गई, ठीक है, और तिरी शंकु, ओके। खैर आप लोग समझ लेंगे।
मैं मुंह से ही बोल देती हूँ, कायदा रहेगा यही। मैं हार गई, यही सच है, त्रिशंकु। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न हमारे क्या है, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचयिता के साथ सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ फिर ग्रंथ है, फिर उसके रचनाकार है। ग्रंथ का नाम है पेरी इप्सुस, द सेक्रेड वुड, पोएटिक्स, बायोग्राफिया लिटरेरिया। तो पेरी इप्सुस किसकी रचना है? आप लोगों को पता होगा उम्मीद है। यस, तो बताइए पेरी इप्सुस किसकी रचना है? लोनजाइनस का है भाई, लोनजाइनस का। लोनजाइनस कितने नंबर पे आ रहे हैं? 4 नंबर पे। वो देखते चलेंगे आप लोग कि 4 नंबर कहाँ आ रहा है। बी के नंबर बी में देखते हैं, द सेक्रेड वुड। द सेक्रेड वुड के रचनाकार कौन है? टी एस इलियट। ओके, टी एस इलियट, यानी ये 3 नंबर पे, 3 नंबर बी नंबर देख भी क्या है ना, डी नंबर पे है हमारा उत्तर लग रहा है। दोनों मिल गया। सी नंबर अब देखते हैं, सी नंबर में हमारे क्या है? पोइटिक्स। तो पोइटिक्स किसकी रचना है? अरस्तु जी की। हाँ, और फिर बायोग्राफिया लिटरेरिया किसकी है? कॉलरिज के। ओके, तो ये सब हमें मिल गया कहाँ? ये सब हमें मिल गया डी नंबर पे। ओके, अच्छा क्या आप लोगों को पता है विलियम वर्ड्सवर्थ की भी ग्रंथ का नाम बता ही दीजिए आप लोग। तो इनके ग्रंथ का नाम है लिरिकल बैलेट्स। लिरिकल बैलेट। ओके, लिरिकल बैलेट्स, ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है, यानी तीसरा नंबर प्रश्न। तीसरा है नहीं, तीसरा खत्म हो चुका है जी। चौथे प्रश्न पे हम लोग आते हैं। क्या है हमारा चौथा प्रश्न? हीन सा नल से शांत नहीं होता हीन सा नल, उपर्युक्त ध्येय वाक्य का संबंध किस काव्य रचना से है? ए कुरुक्षेत्र, बी जयद्रथ वध, सी उन्मुक्त, डी अशोक की चिंता। बताइए किसकी है? तो यहाँ उत्तर हमें सीधा सीधा दिख रहा है, किसकी है? सी नंबर। सी नंबर के बजाय मैं ए पे लगा रही हूँ, कमाल करती हूँ मैं भी। सी नंबर। अच्छा ये जो है कितनी अच्छी पंक्ति है ना, सिंहा नल से शांत नहीं होता सिंहा, हीन सा नल, सॉरी मैं तो गलत ही बोल रही थी इतना देर से। हीन सा नल से शांत नहीं होता हीन सा नल। तो ये जो पंक्ति है किसकी है? तो ये है शिया राम शरण गुप्त, ये द्वारा रचित। रामधारी सिंह जो ऊज और पुरुष की कवि कहे जाते हैं उनको, और ध्येय का कवि, अधैर्य का कवि कहा जाता है साथ में इनको, और डिप्टी राष्ट्र कवि भी कहते हैं। ठीक है, तो उन्मुक्त किसकी रचना है? बेसिकली सियाराम शरण गुप्त जी की। ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे अपने। और सियाराम शरण गुप्त, चलिए बाद बाकी ये जो ऊपर में जयद्रथ वध है ये तो उन्हीं की है। कुरुक्षेत्र भी उन्हीं की है। किसकी? आप लोग कंफ्यूज ना हो, रामधारी सिंह दिनकर जी की। हम्म, और अशोक की चिंता जयशंकर प्रसाद जी की है। कुरुक्षेत्र और जयद्रथ वध ये आपकी किसकी है? फिर से बता रही हूँ, रामधारी सिंह दिनकर की। ओके, और अशोक की चिंता जयशंकर प्रसाद। उन्मुक्त किसकी रचना है? सियाराम शरण गुप्त।
इतना आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा, कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए जी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, काव्य भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा मान्यता वर्ड्सवर्थ की नहीं है। यहाँ पूछ क्या रहा है, नहीं है। ए नंबर में क्या है, काव्य में ग्रामीणों की दैनिक बोलचाल की भाषा प्रयुक्त हो। बी नंबर में भाषा में मिथक और बिंबों का प्रयोग होना चाहिए। सी नंबर भाषा में कृत्रिमता और आडंबर बाद के कवियों की देन है। डी नंबर गद्य और काव्य की भाषा में कोई तात्विक भेद नहीं है। बताइए काव्य भाषा के संदर्भ में से कौन सा सही वर्ड्सवर्थ ने माना नहीं है। तो इसमें बी नंबर, भाषा में मिथक और बिंबों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, मेरे मुंह से गलत निकला है। भाषा में मिथक और बिंबों का प्रयोग होना चाहिए, ये किसने नहीं माना है, वर्ड्सवर्थ ने नहीं माना है। तो हम लोग चलिए इसको लगा ही लेते हैं, इसका उत्तर बी नंबर इसका उत्तर होगा। ओके, अच्छा पता है आप लोगों को विलियम वर्ड्सवर्थ की यहाँ बात हो रही है, यानी वर्ड्सवर्थ का पूरा नाम है विलियम वर्ड्सवर्थ। इनका जन्म कब होता है, तो इनका जन्म 1770 में होता है। ठीक है, कहाँ होता है, एक मिनट मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। कौन सा कलर लूं मैं, ये कलर लेती हूँ। इंग्लैंड ठीक है, इनका जन्म कहाँ होता है, इंग्लैंड में 1770 में। ठीक है, इनका प्रथम काव्य संग्रह क्या है, इन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केच। इनकी प्रथम काव्य संग्रह क्या है, इन इवनिंग, याद रखिएगा क्या है, इन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केच, जो कब आती है, 1793 में। वर्ड्सवर्थ के अनुसार कविता प्रबल भावों का सहज उच्छलन है, ये बहुत बार पूछा गया है और इसके पे बहुत तरह से प्रश्न बनते हैं, आप लोग बिल्कुल इसे याद कर लेंगे। क्या है, कविता प्रबल भावों का सहज उच्छलन है, क्या है, कविता प्रबल भावों का सहज उच्छलन है। ठीक है, ये जो पंक्ति मैं बता रही हूँ ये कोट कर लीजिए, और ये किसने कहा है, तो वर्ड्सवर्थ ने कहा है, ये वर्ड्सवर्थ ने कहा है कविता के संदर्भ में। अच्छा मैं और कुछ बताती हूँ कि वर्ड्सवर्थ ने काव्य भाषा के संबंध में क्या क्या मान्यताएं थी, कितनी मान्यताएं थी इनकी। जब वर्ड्सवर्थ पे बात हो रही है तो मैं पूरे सोचती हूँ कि कंप्लीटली मैं करवाती चलूं। तो इनकी वर्ड्सवर्थ ने काव्य भाषा के संदर्भ में आप लोग समझ के चलें कि इन्होंने 3 मान्यताएं मानी थी। ठीक है, इन्होंने कितनी मान्यताएं मानी थी, 3। ओके, क्या क्या मान्यताएं थी, काव्य में ग्रामीणों की दैनिक बोलचाल की भाषा प्रयोग होना चाहिए। काव्य में कोई मतलब कोई अलहदा अलहदा भाषा नहीं होनी चाहिए, वो ये चाहते थे कि वो बोलचाल की भाषा हो जो लोग बोलते हो, जो उस समाज में रहते हो। क्योंकि सिर्फ वर्ड्सवर्थ नहीं, कई औरों ने कहा है कि समाज का प्रतिबिंब ही साहित्य है, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। तो वर्ड्सवर्थ भी उनमें से ही एक हैं जिन्होंने कहा कि काव्य में ग्रामीणों की दैनिक बोलचाल की भाषा प्रयोग होनी चाहिए, क्योंकि शहरीकरण वाले लोग ग्रामीण से ही उठकर आते हैं, उन्हें भी समझने में
समस्या नहीं होगी, दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर ग्रामीणों के सामने शहरी भाषा अगर आती है तो उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत का कारण बन सकता है। कई बार दिक्कत का कारण किस लहजे में होता है, जरूरी नहीं है कि उसे समझने में दिक्कत हो। कई बार उसे सहज रूप से ग्रहण कर पाने में या उसे आत्मसात करने में उन्हें दिक्कत होता है, क्योंकि उनमें एक तरह का हीन भाव होता है कि मैं ग्रामीण परिवेश से आता हूँ और ये शहरी परिवेश का ये काव्य है। तो ये भेदभाव को वर्ड्सवर्थ ने पूरी तरह से हटाया है और उन्होंने हर बार इस पे जोर भी दिया है, पूरी तरह से कोशिश की है। और दूसरा हम आते हैं, काव्य और गद्य की भाषा में कोई तात्विक भेद नहीं है। उनका ये मानना था कि काव्य के लिए और गद्य के लिए कोई अलग अलग पर्टिकुलर कोई लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए, बल्कि काव्य और गद्य के लिए दोनों के लिए कोई एक ही लैंग्वेज होना चाहिए, और वो भी वो लैंग्वेज जो उस परिवेश में खासा बोला जाता हो। तीसरी है प्राचीन कवियों का भेद बोध, भावोबोध। ठीक है, भावोबोध जितना सहज था, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, पहले वाले मान्यता में बताया था कि शहरी और ग्रामीण उसमें एक भाव आता है। वो कौन सी भाव आती है? हीन भाव आती है कि वो शहरीकरण है, काव्य है, उसे आत्मसात करने में थोड़ी सी परेशानी होती है। इसलिए इसमें भी वही भावबोध पे जितना सहज, वही बात बता रहे हैं वो, कि जितना सहज होना चाहिए उनकी भाषा उतनी सरल। भाषा में किसी भी तरह का कोई आडंबरपन नहीं होना चाहिए, कोई दिखावटी नहीं होनी चाहिए, कोई लाग लपेट नहीं होना चाहिए भाषा में। बस सिंपल सी एक लैंग्वेज होनी चाहिए, एकदम एक्यूरेसी होनी चाहिए, जिसे लोग पढ़े तो समझे और उसे बहुत इजीली तरीका से, यानी सरलता के साथ उसे आत्मसात कर ले, ग्रहण कर ले। ओके, यही कवियों की देन है, उनका यही मानना है। ठीक है, आप लोग वर्ड्सवर्थ का पूरी तरह से मैं इस पे बात कर ली हूँ। उनका जन्म कब होता है? तो 1770 में। कहाँ जन्म लेते हैं? इंग्लैंड में। और कविता प्रबल भावों का सहज उच्छलन है। ठीक है, ये पंक्ति आप लोग याद रखेंगे। फिर उसके बाद उनकी कविताओं से मान्यता, उनकी भाषा जो है कविता के कि किस प्रकार होनी चाहिए, उसपे 3 मान्यताएं हैं। तीनों मान्यताएं मैं आप लोगों को बताई हूँ। ठीक है, अगर इस बार नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, आप लोग फिर से वीडियो प्ले करके सुन लेंगे, फिर से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं। नहीं समझ में आता एक बार में, दूसरी बार नहीं, तीसरी बार वीडियो प्ले करते रहिए, दिक्कत नहीं है। आपका ही, आपके लिए ही ये वीडियो बनाया जा रहा है। ठीक है, चलिए, आशा करती हूँ कि मेरे इतने समझाने पे आप लोगों को बिल्कुल पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। मेरा बस एक ही मोटिव है, आप लोगों को अच्छे से पढ़ाना, ताकि आप लोगों का गोल अचीव हो सके। चलिए, हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर आ गए हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या बोलता है? कहानी इतिवृत्त ही तो है, यानी उसमें स्थिति से स्थानांतर अर्थात जीवन गति होनी चाहिए, काल का कुछ स्पंदन, कुछ तनाव अनुभव हो, वही तो कहानी का रस है। कहानी के विषय में उपयुक्त विचार किस लेखक के हैं? बताइए। ए ज्ञानेंद्र कुमार, बी राजेंद्र यादव, सी यशपाल, डी इलाचंद जोशी। बताइए इसमें से, ये ऑप्शन में से कौन सा है? बताइए इसमें कौन सा है? तो इसमें ए नंबर है। इसमें कौन सा है? ए नंबर, ज्ञानेंद्र कुमार। ओके, क्या है? ज्ञानेंद्र कुमार। कहानी इतिवृत्त ही तो है, यानी उसमें स्थिति से स्थानांतर अर्थात जीवन गति होनी चाहिए, काल का कुछ स्पंदन, कुछ तनाव अनुभव हो, वही तो कहानी का रस है। ये किसने कहा? तो ज्ञानेंद्र कुमार ने। अच्छा, ज्ञानेंद्र कुमार की जब बातें हो रही हैं तो सोची मैं कि चलो इनकी कहानियां भी कुछ बताती चलूं, आप लोगों के काम आएंगे। तो इनकी कहानी है फांसी, वातायन, दो चिड़िया, पाजेब आदि। ठीक है, क्या क्या? फांसी, वातायन, दो चिड़िया, पाजेब आदि। ओके,
बी नंबर पे भी देख ही लेते हैं हम लोग राजेंद्र यादव के बारे में। देवताओं की मूर्तियां, खेल खिलौने, जहां लक्ष्मी कैद है, अभिमन्यु की आत्महत्या, छोटे छोटे ताजमहल। सी नंबर पे आते हैं तो यशपाल जी आते हैं। पिंजड़े की उड़ान, ज्ञानदान, अभिशप्त, तर्क का तूफान, वो दुनिया, फूलों का कुर्ता आदि। अब डी नंबर पे आते हैं इलाचंद जोशी। धूप रेखा, दिवाली और होली, आहुति, खंडर की आत्माएं आदि। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। नहीं अभी याद हो रहा, कोई दिक्कत नहीं, अगेन वीडियो प्ले। ओके, चलिए अब हम लोग 7वें नंबर प्रश्न पर आते हैं। हमारा 7वां नंबर प्रश्न बस स्क्रीन पर यूं। हमारा 7वां नंबर प्रश्न क्या कहता है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की निम्नलिखित रचनाओं में से आलोचना विधि की रचनाएं कौन सी है? एक्चुअली मैं थोड़ा थक गई मैं पानी पी लेती हूँ। ए नंबर कालिदास की निरंकुशता, कविता कलाप। बी नंबर कविता कलाप, कुमार संभवसार। सी नंबर कुमार संभवसार, कविता कलाप, कालिदास की निरंकुशता। डी नंबर कालिदास की निरंकुशता, कालिदास और उनकी कविता। चलिए बताइए इसमें कौन सा सही उत्तर होगा? तो इसका सही उत्तर है, बता दूं? बता दूं? चलिए मैं ही बताती हूँ डी नंबर इसका उत्तर होगा। ओके, इसका उत्तर क्या होगा? डी नंबर। नहीं मजा आ रहा है ना? ठीक है, क्या है? कालिदास की निरंकुशता और कालिदास और उनकी कविता। द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन है, बता सकते हैं? ऑफ कोर्स महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। और उनकी आलोचना विधि क्या है? कालिदास की निरंकुशता, कालिदास और उनकी कविता। और ये सरस्वती पत्रिका के संपादक भी रहे हैं, आप लोगों को पता ही है। कब आए थे? 1903 से लेकर के 1920 तक ये उसके कार्यभार संभालते रहे हैं, आप लोगों को पता ही है। नहीं पता है तो अभी पता हो गया होगा। चलिए, तो सरस्वती पत्रिका में एक और बात बता रही हूँ कि 1908 में कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता नामक एक लेख लिखा था। किसने लिखा था? द्विवेदी जी ने। क्या था उस लेख का नाम? कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता। ओके, तो द्विवेदी जी युग द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। और सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। वो कार्यभार कब से कब तक संभाले? तो 1903 से लेकर 1920 तक, यानी 17 साल तक। और उन्होंने सरस्वती पत्रिका में 1908 में कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता एक लेख लिखे थे। किस पे लिखे थे? सरस्वती पत्रिका में। कब लिखे थे? 1908 में। बस याद रखिएगा इसको। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। 8वां प्रश्न हमारा आया अभिनव गुप्त के अनुसार। ए नंबर, मानव मन में वासना रूप में स्थित स्थायी भाव का साधारणीकरण होता है। साधारणीकरण के लिए भोजकत्व व्यापार अनिवार्य है। सी नंबर, साधारणीकरण की अवस्था में प्रेक्षक स्वपर के बंधन से छूट जाता है। डी नंबर, साधारणीकरण की अवस्था में प्रेक्षक को लौकिक संबंधों से बोध है। अच्छा, साधारणीकरण का मतलब आप लोग जानते हैं? पता नहीं, मुझे कैसे पता चलेगा? आप लोग तो कमेंट करते ही नहीं है, तो मुझे पता कैसे चलेगा? चलिए मैं ही बता देती हूँ। आप लोग कभी ना कभी तो आप लोग कोई फिल्म एपिसोड, किसी भी तरह का एपिक एपिसोड कुछ भी देखा ही होगा आप लोगों ने। चलिए मैं रामायण की बात करती हूँ। रामायण एक
एपिक एपिसोड है, और उम्मीद करती हूँ कि हर किसी ने सुना होगा, हर किसी ने देखा होगा। जब पाठ होता है रामायण का, तो उस वक्त जब पाठ होता है घरों में, तो एक वो फेज आता है उसमें। वो फेज है जब राम, सीता और लक्ष्मण ये तीनों वनवास के लिए निकल रहे होते हैं। लेकिन उससे पहले एक घटना घटती है। वो घटना ये है कि उससे पहले संध्या काल में, ठीक उससे एक दिन पहले, राम के पिताजी कहते हैं उनसे कि तुम्हारी ताजपोशी कल सुबह हो जाएगी। ठीक है। तो वो चेहरे पे एक हल्का सा मुस्कान लाते हैं। जी पिताजी, स्माइल के साथ कहते हैं जी पिताजी। फिर उसके बाद उनसे ये कहा जाता है कि तुम्हें वनवास होगा, तुम्हारी अब ताजपोशी नहीं होगी। तो उस पे भी वो स्माइल करते हैं और कहते हैं कि जी पिताजी, क्योंकि वो तो सतयुग था, आज का कलयुग नहीं है। राम थे वो, भगवान। हमारे जैसे आपके और हमारे जैसे वो साधारण मनुष्य नहीं थे। शायद इसलिए उनमें इतनी कर्ज थी, इतनी हिम्मत थी, और उसने इसको भी सहर्ष स्वीकार किया, पूरे हर्ष के साथ। खैर, जब वो लोग घर से जब निकलते हैं, तो वो फेस कैसा होता है ना? लगता है ना कि कोई हमसे अपना ही कुछ बिछड़ा हो। लगता है ना? जब हम लोग एपिसोड देखते हैं कि जब वो निकल रही होती है, तो उसके दुखों का लगता है कि वो मेरे साथ दुख हो रहा है। यही है साधारणीकरण। ठीक है। ये जो आप लोग सोच रहे होंगे पता नहीं मैम क्या बोल रही है वगैरह वगैरह, तो मैं साधारणीकरण को समझाने के लिए मुझे ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ा। सॉरी अगर किसी को पसंद ना आया हो तो इट्स ओके, पर मुझे साधारणीकरण को समझाने के लिए ये जरूरी करना था। जब तक मैं ये एग्जाम्पल नहीं देती, आप लोगों को समझा नहीं पाती, और अगर मैं समझा नहीं पाती तो मैं सेटिस्फाई नहीं होती, क्योंकि मुझे लगता है कि जब तक मेरे स्टूडेंट समझ ना सके, बेकार है। और मुझे लगता है कि अब आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि इससे इजी वे और नहीं हो सकता है। ठीक है। तो हम वो चीज देखते हैं ना, कि हमारे सामने जो लीड रोल प्ले करता है उसके साथ मेरा एक कनेक्टिविटी हो जाता है, एक कनेक्टिविटी जुड़ जाता है। जैसे कि वो मेरा कोई अपना ही है। अगर उसके साथ कोई ट्रेजेडी होता है, कोई घटना घट जाता है, तो ऐसा फील होता है कि वो मेरे साथ हो रहा है। अगर वो चीज नहीं होता तो कम से कम उसके दुखों में हम भी दुख हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। कई बार तो कुछ लोगों को हमने देखा है कि वो रोने भी लगे हैं, और रोते भी है, बहुत रोते हैं, और उसमें बात भी करते हैं। उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर, अगर राम और सीता की मैं बात करूं तो मुझे नहीं पता क्यों हुआ, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अगर मैं बोलूंगी तो ये होना चाहिए, लेकिन अगर मैं बोलूं नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, इस पे बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हो जाएगा। अच्छा ठीक है, मैं बता रही हूँ कि होना चाहिए क्यों बोले। क्योंकि वो सतयुग था का दौर था, और राम थे वो, यानी भगवान राम, लॉर्ड रामा। तो वो आए ही तो थे समाज में प्रेम, आदर और एक आदर्श फैलाने के लिए। तो मुझे लगता है कि ये उसी में से एक पार्ट था। तभी तो वो अपने आदर्श का वो प्रतीक, मतलब आदर्श का वो एग्जाम्पल दिए। वो हर जगह आदर्श बने, हर जगह आदर्श बने। वो हर जगह आदर्श बने। अगर वो भाई के रोल में देखें तो आदर्श है, बेटे के रोल में देखें आदर्श है, पति के रूप में आप लोग डिसाइड कर लें। क्योंकि आज कलयुग का टाइम है, चल रहा है, इसमें बहुत लोग सहमत भी होंगे, बहुत लोग नहीं भी सहमत होंगे। मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहती हूँ। अगर किसी कोई हर्ट हो गया हो तो इसके लिए आई एम सो सॉरी। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक मिनट, एक मिनट, मैंने तो इसका उत्तर ही नहीं बताया ना। चलिए, तो इसका उत्तर क्या है? मैं तो इतने देर से सॉरी साधारणीकरण ही समझा रही थी। तो इसका उत्तर आप लोगों का होगा सी नंबर। ओके, इसका उत्तर क्या होगा? सी नंबर। ओके। अच्छा, सी नंबर में क्या है? ए और सी।
मानव मन में वासना रूप से स्थित अस्थायी भाव का साधारणीकरण होता है, और साधारणीकरण की अवस्था में प्रेक्षक स्व पर के बंधन से छूट जाता है। सही बात है, जो भी मैं बताई कि हमारे जो सामने जो लीड रोल प्ले करता है उसके साथ कोई ट्रेजेडी होता है तो हम उसके दुखों में दुखी हो जाते हैं और उसके सुखी में सुखी महसूस करते हैं, खुश होने लगते हैं। तो यही तो है, स्व पर के बंधन से छूट जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। चलिए, अभिनव गुप्त का मैं बारे में बता देती हूँ। अभिनव गुप्त की बात हुई है तो उसका समय है 10वीं सदी, और 10वीं सदी का उत्तरार्ध, और ये कहाँ का है? कश्मीर का। इस बात को याद रखेंगे, बहुत जरूरी है, ये प्रश्न में कई बार पूछा जाता है। ठीक है, तो अभिनव गुप्त की बात है तो अब बात आती है उनके रचनाकारों के बारे में। व्याकरण शास्त्र है, ध्वनि शास्त्र है, नाट्य शास्त्र का अध्ययन क्रमशः नरसिंह गुप्त, भट्ट इंद्रराज और भट्टौत को गुरु मानकर अभिनव गुप्त ने तंत्रालोक नामक श्रेष्ठ दार्शनिक कृति की रचना की। अब मुझे इसके बारे में बताने की जरूरत ही नहीं है कि यह तंत्रालोक क्या है, क्योंकि मैंने बता दिया पहले ही, ये श्रेष्ठ कृति है इनकी। अच्छा, गुप्त जी के अनुसार साधारणीकरण की अवस्था में प्रेक्षक स्व पर के बंधन से छूट जाता है। कई बार ये कोटेशन दे करके पूछ लेगा किसकी पंक्ति है, आपको ऑप्शन में कुछ भी दे देगा, उसमें से एक अभिनव गुप्त का, तो आप मार सकते हैं अभिनव गुप्त की है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है? हमारा नेक्स्ट प्रश्न हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है? पढ़िए पढ़िए। निम्नलिखित रचनाओं को उनके प्रकाशन काल से सुमेलित कीजिए। रचनाएं और प्रकाशन काल। मोहन राकेश की डायरी, डायरी के कुछ पन्ने, मेरे कॉलेज डायरी, एक कार्यकर्ता की डायरी। बताइए किसके किसके साथ है? बताइए बताइए। तो मोहन राकेश 1985। बताइए 1985 कहाँ है? 4 नंबर पे है 1985। ए का 4 नंबर, ए का 4 नंबर हमको कहाँ दिख रहा है? ए और सी दोनों में दिख रहा है, तो बी और डी कट जाता है। चलिए, डायरी के कुछ पन्ने बी नंबर में है। डायरी के कुछ पन्ने का समय है क्या? 1940। 1940 हमारा कहाँ है? 5वें नंबर पे, 5वां नंबर। बी का 5, बी का 5 सी नंबर पे। चलिए, हमारा उत्तर मिल गया सी नंबर। हम इसे मार लेते हैं, लेकिन फिर भी मैं सोचती हूँ आप लोगों को बता दूं, क्योंकि फिर आप लोगों को पता नहीं होगा। सॉरी, बी नंबर पे चला गया, ये रहा सी नंबर, ये रहा सी नंबर। ओके, क्या है? कॉलेज की डायरी का समय है क्या है? 1958, और एक कार्यकर्ता की डायरी 1972। अच्छा, मोहन राकेश की डायरी के रचनाकार कौन है? बताइए। तो मोहन राकेश की डायरी के रचनाकार है मोहन राकेश जी। ठीक है, डायरी के कुछ पन्ने का के रचनाकार कौन है? घनश्याम दास बिरला। और मेरी कॉलेज डायरी, धीरेन्द्र वर्मा। एक कार्यकर्ता की डायरी, सीताराम सिकटिया। ठीक है, आप लोग याद कर लेंगे, इसे नोट डाउन कर लें, जिसके पास नहीं है, तो जिसको नहीं पता है, सब लोग इसको नोट्स के तौर पे बनाते जाएंगे। चलिए, लास्ट, ये हमारा सेकंड लास्ट था। हम लोग अब लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है? आज का लास्ट क्वेश्चन, जन्मना कवि प्रकृत्या घुमक्कड़ और विचारतः मूलतः मार्क्सवादी। कविता के लिए कोई भी विषय हो सकता है, डॉट डॉट डॉट। घुमक्कड़ ऐसे कि कभी यहाँ कभी वहां, मूलतः मार्क्सवाद, किंतु वे उसके बाहर भी झांक लेते हैं। बच्चन सिंह के उपर्युक्त कथन किस कवि के विषय में कहा गया? बताइए किस कवि के विषय में कहा गया? ये वाकई बहुत घुमक्कड़ थे, कभी यहाँ कभी वहां, कभी वहां कभी वहां। वैसे तो घुमक्कड़ स्वभाव के तो और भी हैं, क्या उसमें वो लोग हैं? नहीं है। चलिए, मैं नाम बता देती हूँ उन लोगों का नाम। जैसे हुए आपके राहुल सांकृत्यायन जी, इन लोगों को तो घुमक्कड़ का संज्ञा ही मिल चुकी है। और फिर आपके नाम आते हैं
आप लोग सोच रहे होंगे पता नहीं कौन है सचिन, ये राहुल सांकृत्यायन के बारे में तो मैम बता दी हैं। चलिए अब नेक्स्ट नाम मैं बताती हूँ, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यनाग जी। ये भी घुमक्कड़ प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। चलिए अब बताइए तीसरे में यहाँ पे किसका जिक्र है। तो यहाँ है, बता दूं? चलिए मैं बता ही देती हूँ। तो डी नंबर, ये भी बड़े घुमक्कड़ स्वभाव के थे। तो डी नंबर आप लोग मान के चले उत्तर है, ठीक है। इसका उत्तर है डी नंबर, ओके। इसका उत्तर डी नंबर है। तो इनका जन्म कहाँ होता है? ऑफ कोर्स मिथिला में हुआ है। ये मिथिला के कवि हैं। फिर चले गए वो उत्तर की तरफ, यानी पंजाब लाहौर की तरफ। फिर घूम करके एकदम साउथ की तरफ आते हैं। फिर दिल्ली जाते हैं, पता नहीं ये कहाँ कहाँ चले जाते हैं। ये बहुत बार, मतलब ये भी मतलब पूरी तरह से ये एक तरफ रुकने वाले व्यक्ति नहीं थे। चलिए मैं बताइए इनका जब इनके बारे में बात हो रही है तो पूरी ही बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो बताइए नागार्जुन का पूरा नाम क्या है? तो इनका पूरा नाम है बैद्यनाथ मिश्र। याद रखेंगे, प्रश्न आता है, ठीक है। अच्छा, मैं इससे पहले आप लोगों को राहुल सांकृत्यायन के बारे में बताई थी। और किसके बारे में बताई थी? अज्ञे जी के बारे में। वैसे निराला भी कुछ इसी तरह के थे, ठीक है। आप निराला जी को भी घुमक्कड़ प्रवृत्ति के कह सकते हैं। नागार्जुन पे विशेष तौर पे राहुल सांकृत्यायन और निराला की ही प्रवृत्ति उन पर पूरी तरह से छाप छोड़ी है, ठीक है। बहुत गहरा असर उन पर पड़ा है और शायद यही कारण है कि वो इस तरह के घुमक्कड़वादी बन सके। चलिए इनकी ये मैथिली में भी ये रचनाएं लिखते थे, उस पे इन्हें पुरस्कार भी मिल चुकी है। तो अच्छा, ये प्रश्न भी पूछता है कि मैथिली में उन्होंने जो लिखा तो किस नाम से लिखा? तो मैथिली में उन्होंने एक उपनाम से लिखा था, यात्री नाम से, ठीक है। याद रखेंगे, यात्री उपनाम से उन्होंने मैथिली में लिखा करते थे रचनाएं वगैरह। और इनके इनके जीवन काल में बहुत ही ज्यादा उतार चढ़ाव, बहुत ज्यादा गुर्बती झेली, बहुत गरीबी आई थी इनके जिंदगी में। तो इनका रुझान जो था, उनकी जो मतलब झुकाव था, एक कविता के ऊपर था। एक कविता नहीं बोल सकते हैं, बिल्कुल कविता के ऊपर था। तो कविता में तो उतना अर्निंग होता नहीं है, उतना कमाई होता नहीं है। तो जिंदगी गुजारने के लिए इन्होंने कुछ फिर उपन्यास लिखना शुरू किया। हम माना कि उपन्यास उस लेवल तक, जिस लेवल पे इनकी इनकी कृति कविताएं बहुत ज्यादा ख्याति हो रही है, उपन्यास उस लहजे में नहीं हो सका। लेकिन उपन्यास भी बहुत अच्छे अच्छे इन्होंने लिखा है, जैसे कि रतिनाथ की चाची, बलचनामा, नई पौध, वरुण के बेटे, दुख मोचन, बाबा बटेसरनाथ, उग्र तारा, ये सब उनकी उपन्यास है, ठीक है। तो आप लोग ये सारे के सारे चीजों को नोट डाउन कर लेंगे, एक एक चीज। नहीं कर पाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि मैं जो बता रही हूँ सिर्फ क्वेश्चन का एक आंसर नहीं मैं बता रही हूँ, पूरी समग्रता मैं कंप्लीट करवा रही हूँ। हाँ, मैं आगे चल के एक एक चीजों पे पूरी तरह से और भी ब्रीफ करवाऊंगी, लेकिन इतना ब्रीफ अभी लेकर चलते चले आप लोग, बहुत हेल्प होगा। बहुत है, अगर इतना आप लोग पूरी तरह से कवर कर लेंगे ना, जितना भी मैं बता रही हूँ पूरा कवर कर लेंगे, तो बाद में जब मैं और दूंगी तो उसे ग्रहण करने में आप लोगों के लिए और भी आसानी हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। बहुत जल्दी आप लोग चीजों को पकड़ पाएंगे और फिर उसके साथ खेलना शुरू कर देंगे, बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह। फिर आप लोगों के लिए फिर कोई मुश्किल नहीं होगा कि कैसे ये क्वालिफाई किया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये क्लास अच्छा लगा होगा। और इसी के साथ आप लोग अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहेगी। और आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी समस्याएं रख सकते हैं।
ताकि मैं उस पे निवारण कर सकूं। नहीं बताएंगे तो मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि आप लोगों को और क्या क्या चाहिए, मुझे इसमें और क्या क्या डालना है। वैसे तो मैं अपने थॉट से, मेरे और भी कई प्लान है, बहुत बड़ा प्लान है। तो अभी छोटा से ही शुरू किया है मैंने, फिर विस्तार होगी इसका, क्योंकि मैंने प्लान तो बहुत बड़ा रखा है। ठीक है, तो आप लोग भी कुछ करें, आप लोगों के खातिर ही किया है। आप लोग कुछ जोड़ने बोलेंगे तो अवश्य मैं जोड़ूंगी भी। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आप लोगों से टाटा बाय बाय कहती हूँ। टाटा बाय बाय ना। चलिए, आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, खुशियां बांटते रहें। बाय बाय। टेक केयर ऑल ऑफ यू माय व्यूअर्स।